बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कुछ नज़ला ज़ुकाम और गला ख़राब का एक वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, हर दूसरा बंदा इससे मुतासर हो रहा है, तो एहतियात कीजिए। गर्म पानी का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए अगर आप बाहर कहीं से आ रहे हैं। कुछ स्मॉग रिलेटेड इशू भी चल रहे हैं शहर में, सो इसके लिए एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा जी, हमने प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलना है, ख़बरें शामिल करेंगे और उसके बाद जी हमने आना है अपने सेगमेंट्स की तरफ और फिर मेहमानों को हमने जिन्हें इनवाइट किया आज शो का हिस्सा बनाएंगे। आज की खबरों की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले जी मैं पहले टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर कर लेती हूँ जी। पंजाब हुकूमत का 30 अरब का रमज़ान पैकेज तैयार, 70 लाख राशन बैग तकसीम होंगे। मोहसिन स्पीड ने पंजाब को बदल डाला, 13 माह में 100 से ज़ायद खिदमत मराकज़ कायम। पंजाब असम्बली का इजलास आज फिर तलब, काबीना के लिए 16 नाम ज़ेरे गौर। और मौसम गर्मा से कबल बड़ा इकदाम क्या है वो भी आपको बताएंगे। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, हम अपनी खबरों की डिटेल्स की तरफ चलेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं जी। इमरान यूनस और दुर्रे नायाब ने आज ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। पहली खबर की तरफ चलते हैं। राशन बैग की बात की जा रही है। रमज़ान से कबल वो जो रमज़ान पैकेज कहा जा रहा था जिसमें अट्रैक्शन होनी चाहिए, लोगों को अगर रिलीफ दिया गया तो वज़ीर आला पंजाब लोगों के दिल जीत सकती हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। आते ही एक बड़ा चैलेंज जो है वो रमज़ान में, क्योंकि हम देखते हैं अगर रिलीफ कैंप लगाए जाते हैं लोगों को रमज़ान में, अगर सस्ती चीज़ें दी जाती हैं तो वहाँ घंटों लाइनों में कतारों में लोगों को लगना पड़ता है। रोज़े की हालत में हमने देखा है कि सस्ती चीनी लेने के लिए, सस्ता आटा लेने के लिए लोग किस तरह से कतारों में इंतज़ार करते हैं। सो इस दफ़ा के लिए है जी 70 लाख राशन बैग, और कहा यह जा रहा है कि अवाम की दहलीज पे पहुँचेंगे। इसके लिए अब मैकेनिज़्म क्या होगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, ज़रूरतमंद जो है कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। इमरान आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये चीज़ आप माइंड में रखें कि गवर्नमेंट को भी पता होगा कि रमज़ान आने में अब कुछ महीनों नहीं, कुछ ही दिन जो हैं वो आप ले सकते हैं कि बाकी उसके दौरान आपने मुस्तहिक अफराद जो है उनका डाटा इकट्ठा करना है, डाटाबेस तैयार करना है। उसके बाद इस राशन की तकसीम कैसे होनी है वो आपने जो है उसकी सिफारिशात भी आपने तलब किया, जिस पर आपने अमल दरामद करना है। चलें ठीक है, नई हुकूमत आई है, मरीम नवाज़ साहबा ने ओहदा संभाला है, 30 लाख का रमज़ान पैकेज जो है उसका ऐलान किया है। 70 लाख राशन बैग जो है वो अभी ये सोचे जा रहे हैं कि लोगों की जो मुस्तहिक अफराद है उनकी घर की दहलीज पर पहुँचेंगे। अच्छा, इस राशन बैग में मैं आपको ये बता दूं कि इसमें 2 किलो चीनी है, 2 किलो आटा है, 2 किलो घी है, ये मौजूद है। अच्छा, उसके बाद अगर आप ये बताएं हमारी जो आवाम है ना, उसकी तो बेचारी की सूरत हाल ये है कि अगर आप 1 किलो चीनी के साथ 1 किलो मुफ्त भी देंगे तो यहाँ पर तवील कतारें जो हैं वो लग जाती हैं। जिस तरह आपने बात की, अगर सिर्फ 5 रुपये या 10 रुपये किलो चीनी जो है वो सस्ती मिलती है रमज़ान बाज़ारों में, वहाँ पर भी लंबी कतारें जो हैं वो लग जाती ऐसे ही। और कल हम देख रहे थे कि हमारे रिपोर्टर बसाम जो कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करते हैं, उनकी ये खबर थी कि अभी तक गवर्नमेंट जो है वो अभी रमज़ान बाज़ारों के हवाले से कोई हतमी फ़ैसला जो है वो नहीं कर पाई, वो इस चीज़ में शामिल नहीं है। चलें देखिए, गवर्नमेंट तो ये प्लान कर रही है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि इसमें शफाफियत कितनी होगी। अच्छा चलिए, शफाफियत को भी छोड़ें कि ठीक है, आप लाहौर के लिए जो 4 लाख से ज़ायद बैग आपने रखे हैं, 4 लाख मुस्तहिक अफराद जो हैं उनको आप ये देंगे, इसमें आपका जो मिडल तबका है या जो सफ़ेद पोश तबका है, क्या वो निगलेक्ट नहीं होगा? देखें, डाटाबेस के हवाले से बात करें, आप लेस्को से डाटा जो है वो ले सकते हैं, आपको बिजली के बिलों से पता चल सकता है, फिर आपके मुख्तलिफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के साथ दीगर जो प्रोग्राम है वो आपके पास मौजूद है, जिससे आप डाटाबेस ले सकते हैं। फिर आप नए सिरे से एक डाटा जो है वो कराने जा रहे हैं और उस पर पता नहीं फिर क्या उसमें कदगने जो है वो होगी। असल चीज़ें जो है ना वो यही है जो कि इस गवर्नमेंट को भी चैलेंज होगा कि आपने महंगाई कंट्रोल करनी है, महंगाई और बेरोजगारी। पहले ये 2 चीज़ें आप यकीन जाने अगर आप कंट्रोल कर लेंगे ना तो फिर आपको अवाम को फ़कीर या बेकारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। माजरत के साथ ये मैं अगर वर्ड बोल रहा हूँ ना तो ये इस चीज़ पे बोल रहा हूँ कि हमारी अवाम जो है उस बेचारी की हालत यही है। हम संडे बाज़ार में कवरेज के लिए जाते हैं, हम रमज़ान बाज़ार में कवरेज के लिए जाते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पर बूढ़ी ख़वातीन, मर्दों की तो मैं बात नहीं कर रहा, चले उनमें तो इतनी ताकत होती है कि वो बेचारे खड़े रह सकें, बूढ़ी ख़वातीन जो है, बच्चे जो हैं वो बेचारे कतारों में धूप में खड़े होते हैं।
गर्मी से उनका बुरा हाल होता है। ऐसे। तो आप आवाम की जिंदगी आपने बेहतर अगर करनी है तो पहले महंगाई के बहुत सारे काउंटर्स के नीचे से निकल रहे हैं चीनी के थैले, उसमें भी घपले हो रहे हैं। ये भी चीज है कि आप टैक्सेस को क्यों कम नहीं करते। जिन बेचारों का बिल जो है वो 100 यूनिट है, 200 यूनिट है या 250 यूनिट है, या इंतखाबात से पहले जो 300 यूनिट फ्री बिजली का नारा लगाया गया था माजरत के साथ, चले उसको ना भी पूरा करें, वो तो एक चले ठीक है, हमने मान लिया कि वो इंतखाबी नारा था, कम से कम आप टैक्सेस तो कम कर सकते हैं स्पेशली उनके लिए। ठीक है, जो इंडस्ट्री है उस पर आप टैक्सेस बढ़ाएं। जिन लोगों के पास आलीशान घर हैं, 10-10 मरले के घर हैं, अब आप ये भी नहीं कह सकते कि 5 मरले वाला अमीर है। यहाँ पर बेचारे 5 मरले का घर जिसका है उस बेचारे ने भी रेंट पे 2-2 3-3 पोर्शन दिए हुए हैं और वो बेचारा पता नहीं कैसे गुजारा कर रहा है। महंगाई और बेरोजगारी की तो हालत ये है। इन चीज़ों को जो है वो देखने की ज़रूरत है। आप ये चीज़ मत करेंगे जी ठीक है जी रमज़ान आ रहा है जी हम राशन बैग लोगों के घरों पे पहुंचा देंगे। माजरत के साथ देखिएगा, आप भी यहाँ बैठे हैं, हम भी यहाँ बैठे हैं, इस रमज़ान में ही पहले हफ्ते में ही हम आपको बता देंगे कि लोगों को कितने मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं इस राशन बैग की तकसीम में। ये 30 अरब इनफ है? नहीं, ये जो पैकेज बनाया है बिल्कुल इनफ नहीं है। अगर सॉरी इमरान ने जो बात की है उसमें अगर मैं बाइफिकेशन करूँ 3-3.5 हज़ार का होगा एक बैग, और उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप इज्जत नफ्स तो लोगों की पहले मार चुके हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट। रोजगार आप उनको दे नहीं पा रहे। आपके पास कोई ऐसा मुआशी प्लान नहीं है जिससे लोग अपने पैरों पर वापस खड़े होंगे। मिडिल क्लास तबका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और लोगों असल में वो पिसता है। जी, लोगों के बिल जो है वो अब 40-40 हज़ार इस मौसम में आ रहे हैं, तो आगे गर्मियों में क्या हाल होगा। आप उनको सस्टेनेबल रिलीफ की तरफ नहीं लेके जा रहे। बतौर वज़ीर आला अब मरियम नवाज साहिबा को सस्टेनेबल रिलीफ पे तवज्जो देनी होगी। वो पढ़ी लिखी खातून है, उनको ये समझना चाहिए कि ये सारी वक्ती चीज़ें हैं, ये कॉस्मेटिक रिलीफ हैं। हम इमरान खान साहब का जब दौर था, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तब भी ये बात करते थे कि दस्तरखान और ये लगाना, लोगों को खाने खिलाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आखिर उनको कारोबार देना है, आपने उनको संतों में लगाना है, आपने उनको मजदूरी देनी है। बार बार तो लाइनों में लग के आप रिलीफ पैकेज का फायदा नहीं उठा सकते। आपने उनको कहीं खपत देनी है। आपने 10 लाख घरों का नारा लगा के उनको जो सराय थे, खाने थे जो उसमें मुंतकिल कर दिया, वो उस तरह तो नहीं चलेगा ना काम। तो अभी ये भी तो बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं होगा। आप इसमें लोगों की इज़्ज़त नफ्स मुतासिर होगी, लोगों का वक्त ज़ाया होगा, बूढ़े लोग जो हैं वो ख्वार होंगे बेचारे, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी ईमानदारी और शफाफियत पे सवालिया निशान उठेंगे क्योंकि नीचे वाला अमला जो है ना वो किसी को माफ़ी देने को तैयार नहीं है। आपने ये जो पैकेज बनाया है, चले हद 3,000 नहीं 5,000 पर हेड होगा। आप मुझे बताएं, क्या इस गुर्बत और इस महंगाई के दौर में 5,000 रुपये पर हेड रिलीफ देना, पर हेड सॉरी कह रहा हूँ, पर फैमिली रिलीफ देना इनफ है? 2 किलो अगर घी का पैकेट है तो उससे क्या फायदा होने वाला है? आप बताएं, इनफ है? आप उनके बिजली के बिलों में आप उनकी किसी और तरह से सब्सिडी दे के उनके पैसे बचा सकते हैं, आप उसकी तरफ क्यों नहीं लेके जाते? आप ये जो 30 अरब का इसमें ये रमजान पैकेज तैयार हुआ है, 30 अरब का रिलीफ पैकेज सब्सिडी की सूरत में किसी और चीज में क्यों नहीं दिया जा सकता? वो 3-4 हज़ार का रमजान पैकेज लेंगे, 20-25 हज़ार मिनिमम और 40 हज़ार मैक्सिमम बिल उतार देंगे। ऐसे ही तो मुझे बताएं कहाँ से किसका रिलीफ, कैसा रिलीफ, कौन सा रिलीफ? अब लोगों ने अच्छा पहनना छोड़ दिया है, लोगों ने बेहतर खाना छोड़ दिया है, लोगों ने किफ़ायत शारी के बाद अपने बजट कम कर दिए हैं। सस्ता सेकंड हैंड लंडा जहाँ से जो मिलता है वो पहनते हैं। फीसें आप इससे बाहर निकले तो आप कुछ और सोचे ना, लोग इससे बाहर ही नहीं निकल पाते। और लोग निकल नहीं पाते और अपनी कितनी कुर्बानियां दें, अपनी ज़िंदगी जो अब वो इस पे चल रहे हैं और कितनी अजियतें सही, आप इसको समझने की बात ज़रूरत है। अब मैं सिर्फ एक पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं सब पे करता हूँ कि जब हम ब्रांडेड कपड़े पहन के ब्रांडेड गाड़ियों से उतरते हैं तो सोचें इस कौम के दिल पे क्या गुजरता होगा और किस तरह से वो सोचते होंगे। और जब आप इस तरह की चीज़ सोचते हैं कि उनको लाइनों में खड़ा करके या उनको एक आटे में नमक के बराबर रिलीफ दे के आप समझ लेंगे कि हमने इस कौम का कर्ज उतार दिया है, तो मुझे बताएं ये कर्ज उतर जाएगा? ये बिल्कुल नहीं उतर जाएगा। और ये अब ये स्टेज है कि ब्यूरोक्रेसी को या किसी भी स्टेज पे लोगों को ये तजवीज़ देनी चाहिए हुकूमत को कि हमें कोई और रिलीफ प्लान, सस्टेनेबल रिलीफ प्लान जाना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए माजरत के साथ हर गरीब की क्या हर शख्स की ये कोशिश होती है कि वो अपने बच्चे को बेहतर तालीम दे। भाई अगर आपने एहसान करना है तो खुदा का वास्ता है अपने सरकारी स्कूलों की तालीम इस काबिल करें कि लोग जो हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भिजवाने के बजाय सरकारी स्कूलों में भेजें। हेल्थ की सहूलियात जो है माजरत के साथ आपकी निगरान गवर्नमेंट का जो साबका दौर रहा है ना उसको निकाल दें ना, तो आप तमाम लोगों की कारकर्दगी, मैं तमाम हुकूमतों की बात करता हूँ,
तमाम हुकूमतों की कारकर्दगी सिफर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो जहां आवाम को रिलीफ देने की बात हो रही है, वहां पर निगरान गवर्नमेंट ने आवाम की रिलीफ के लिए किस तरह से काम किया, और जब निगरान सेटअप आया तब से लेकर ये जो 400 दिन थे, कौन कौन से बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, हमने ये आपको दिखाने हैं, इस पर बात करनी है। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे विद अस। तो ये बहुत बड़े बड़े काम हैं जो मेरे ख्याल से इन 400 दिनों में करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सो अगर हम अब कह रहे हैं कि आने वाली गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो बहुत बड़ी बड़ी मिसालें 400 दिन में कायम की गई हैं और बहुत लिमिटेड बजट के साथ कायम की गई हैं, बहुत लिमिटेड काबीना के साथ कायम की गई हैं। सो फिर आपके पास तो बजट भी बहुत ज़्यादा है, आपके पास तो पूरे इख्तियारात भी हैं, तो आप तो आवाम के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आ जाएं इन 400 दिनों में। 900 अरब रुपए छोड़ के जाना ऑन रिकॉर्ड, ये ऐसे नहीं है कि मैं कह रहा हूँ। हम आदि ये थे कि हर गवर्नमेंट आके कहती थी खजाना खाली, हम तो पिछले उतार रहे हैं पैसे। ये ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि जी 900 अरब इस सोफे के नीचे छोड़ गया हूँ मैं। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, आपके पूरे फाइनेंस के रिकॉर्ड में, आपके बैंक्स में, आपके अकाउंट्स में वो शो हो रहे हैं। 900 अरब का मतलब है 9 खरब रुपया आपके पास मौजूद है, और 6 खरब रुपया, 600 अरब आपने तमाम सर्कुलर डेट्स जो थे जिसमें गंदम का मेजर सारा, क्या आप क्या करते थे, गरीब किसानों से गंदम ले लेते थे। माजी में हमारी हुकूमतें, एक गुजरात की हुकूमत थी तो एक जनूबी पंजाब की हुकूमत थी, ले लेते थे गंदम, और गंदम लेके लोगों को जलील करते थे, देहातियों को पैसे नहीं देते थे। जो बेचारे ज़मींदार थे वो सारी ज़िंदगी एड़ियाँ चटकते रहते थे, उनकी गंदम आप यूज़ करते रहते थे, सब कुछ चलता रहता था सिस्टम। उस गंदम में दिहाड़ियाँ भी लगती थी, उस गंदम पे महंगी जो पिसाई होके आटा भी बिकता था, और वो आटा जो सरकारी गंदम का था वो प्राइवेट सेक्टर में भी जाके महंगे दामों बिकता था। आपने वो 600 अरब रुपया उतारा, आपने 900 अरब रुपया छोड़ा, आपने कितने 100 अरब की डेवलपमेंट भी करवा दी, आपने कितने ज़्यादा हॉस्पिटल की रेनोवेशन, थानों की रेनोवेशन, डेवलपमेंट तो सेक्टर खैर बहुत बड़ा है, उसको तो एक साइड पे रख दे। और ये रिपोर्ट बहुत छोटी है। ये रिपोर्ट 400 मिनट की भी बने तो कम है जितने काम हुए हैं। बिल्कुल आपने सही। और हम ये कल भी इवेल्युएट कर रहे थे कि ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो एंड पे सीएम साहब ने खुद इसको बनाया, रिपोर्ट किया, एडिट किया, क्योंकि वो खुद एक रिपोर्टर रहे, उन्होंने बताया कि मैंने क्या काम किया और क्या एक्चुअली हालत है। ये बहुत इसमें चीज़ें अभी जो है वो डिस्क्राइब नहीं की गई। बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जो काम है वो नहीं बताए गए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े टाइकून्स के साथ टकराना पड़ा। रिंग रोड वन ऑफ देम, बिग एग्जांपल, नो डाउट, 14 साल से कि जिसको एक बहुत अच्छी मदीना की रियासत भी नहीं बना सकी, और उन्होंने इफ्तिताह करके उसको छोड़ दिया। अच्छा, बहुत बड़े बड़े कारनामे, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जो अस्पतालों की हालत बेहतर हुई है ना, PIC चिल्ड्रन हॉस्पिटल, यहाँ 12 मैंने विजिट किया और मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में छोटे से एक बेड पे 3-3 बच्चों को देखा है, तो यकीन माने मैं समझती हूँ इससे ज्यादा अच्छा काम। अच्छा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। आखिरी बात करूंगा, फिर इमरान को मौका दूंगा कि ये आप देखें, एक अगर लाइसेंस आपका 60 रुपए में बन रहा था और कोई नहीं बना रहा था, 60 में बन रहा था, फिर वो अगर 1000 रुपए का वो फिर सबने बनाया तो आपके पास एक पैसा तो आया ना। सही बात है, बिल्कुल। थोड़ी सी मैनेजमेंट करके अभी भी मैं समझता हूँ कि जो फैसले आपकी जान के लिए, कौम के लिए बेहतर है, उस पर हैवी फीसेस लगा के वो इम्प्लीमेंट करवाने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उससे अल्टीमेटली आपको इन द लॉन्ग रन फायदा पहुंच रहा है। इमरान, देखिए ना, मुझे बुजुर्गों की बात याद आ गई है। हमारे बड़े बूढ़े और बुजुर्ग जो हैं वो कहते हैं कि बच्चे को मारने से बेहतर है उसको डराना। दुरनियाब की जो बात है कि जब 60 रुपये का लर्निंग लाइसेंस था तो कोई भी नहीं बनाता था, और जब ये डेडलाइन दे दी गई कि 31 दिसंबर तक आप लोगों ने अगर ना बनवाया तो फिर उसकी फीस 1000 या 2000 जो है वो हो जाएगी। तमाम लोग जो हैं वो लाइनों में लग गए, रश लग गया, और उसके बाद फिर जब आपने देखा कि 31 दिसंबर तक लाइनें लगी हुई हैं, लोग बनवा रहे हैं, फिर आपने क्या किया, उस डेट को एक्सटेंड कर दिया कि ठीक है अब इस तारीख तक आप बनवाएं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक मुझे लगता है कि हर किसी ने 60 रुपए में ही बनाया। सही है, ठीक है। उसके बाद इसी मिसाल को जो है कि मारने से बेहतर है डराना, निगरान हुकूमत ने आने वाली जो हुकूमतें हैं उनको ऐसा डराया है कि अगर इस स्पीड के साथ आप लोगों ने अवामी फलाह के काम ना किए, अवामी खिदमत के काम ना किए, इतना आपने बजट ना लगाया और इतना सेव ना किया, तो फिर आपके लिए डरावना ख्वाब जो है ना वो फिर निगरान गवर्नमेंट ही है। दूसरी बात जो आपने की, हॉस्पिटल्स की हालत, आप यकीन जाने कि जब हम बात करते हैं ना कि किसी भी हॉस्पिटल की लैब के बारे में,
तो लैब का तस्वुर यही आता है कि एक वाइट कलर का डोर होगा, पेंट हुआ होगा, उखड़ा हुआ होगा, ठीक है, आप गए हैं, आपने ब्लड टेस्ट करवाया या कुछ भी टेस्ट करवाना है तो अजीब सा स्टाफ होगा। और अब आप यकीन जाने PIC हो, सर्विसेज हॉस्पिटल हो, किसी की आप लैब की तरफ जाए ना तो आप एक बार खड़े होकर ना उसको देखते हैं कि वाकई ये हॉस्पिटल का हिस्सा है। अगर नहीं किसी को यकीन तो जेल रोड पे जरा विजिट कर सिम्स देख लेना, लाजवाब। आप उसके सामने से जब गुजरते हैं आप एक बार रुक के लाजमी गाड़ी रोड से आपको पता चल रहा है, मैं खुद गाड़ी को स्लो करके ना एक बार रोक के देखता हूँ कि यार ये आप ये बात कर रहे हैं, मैं शादमान थाने की हालत देख के परेशान हो गई। कितने दिनों में बनी होगी? आप इकबाल टाउन थाना देख लें। मैं तो क्योंकि हम दफ्तर के साथ शादमान थाने को देखते तो भूत बंगला था। अच्छा आप ये बताएं सिम्स जो है वो कितने दिनों में बनी होगी, या ये शादमान थाना कितने दिनों में बनी? दिनों की बात करो, महीने में नहीं जाना आपने, कितने दिनों में? वाकई हम तो महीनों से दिनों में आगे हुए हैं। 25 से 26 दिनों के अंदर जो है ना वो लैब खड़ी हो गई है। और हाँ जी, और ये थाने का जो फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर खूबसूरत डिजाइन करके जो उन्होंने बनाया है, आप यकीन माने क्योंकि हमारा तो रूफटॉप से बुलेटिन होता था ना, तो थाना तो ऐसे था जैसे कोई खंडर का मंजर पेश करता था, और अब बिल्कुल डिफरेंट है। निगरान हुकूमतों का तस्वुर या ख्याल जब भी माइंड में आता है ना तो ये आता है कि ये बड़ी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करती है, ठीक है। और वो बात जो आपने की कि चाहे निगरान गवर्नमेंट हो या मुश्किल हुकूमत हो, वो हमेशा यही कहती है कि जी जाने वाले ने कुछ नहीं छोड़ा, कुछ मैं यही कह रही हूं, आने वाले ने कुछ नहीं छोड़ा, खाली मिला जी, खाली हाँ। बजट मिला, खाली खजाना मिला। और अब तो आप जिस तरह दुर्रे आपने बड़ा तफसीली ब्रीफ किया है कि भाई इतने खरब रुपए आपके पास पड़ा हुआ जो कि शो हो रहा है। अभी भी आप साइट पे जाके देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट के पास कितना पैसा है। देखिए जब आपने काम करना होता है ना, जब आपकी नीयत होती है, ये निगरान गवर्नमेंट के जो 400 दिन थे, मुझे नहीं याद पड़ता कि निगरान वज़ीर आला जो है वो मेरे ख्याल से कुछ 6 घंटे भी सोए हैं। तो यही वजह थी ना कितने सारे काम। अच्छा देखे ना, मैंने 9 अरब इसलिए कहा कि 9 अरब का ये मैंने कहा कि लोग 9 अरब ना समझ लें, 900 अरब है, 9 खरब है। हाँ, इसको 9 अरब ना आप कर दे, क्योंकि LDA के छोटे से डिपार्टमेंट ने निगरान सेटअप के अंदर 6 अरब तो अकेला एक LDA के 27 विंग में से एक विंग ने इकट्ठा कर दिया। तो खुदा के लिए इसको 9 अरब इकट्ठा कर सकता है, इसको ये समझ लेना। अच्छा जी, हमने सेफ सिटी पे भी बात करनी है कि किस तरह निगरान हुकूमत ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे काम किया, वो आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को इस तरह से साथ लेके चलना कितना जरूरी है, और फिर क्राइम में किस हद तक कमी आई? इमरान देखें जी, सेफ सिटी के हवाले से अगर हम बात करें, बिलाशुबा ये प्रोजेक्ट जो है वो बेहतर है। मसाइल तो हर प्रोजेक्ट में होते हैं, और मैं उन मसाइल की बात कर रहा हूँ जिसकी बिना पर अदालती स्टे जो है वो भी चलता रहा। बहरहाल सेफ सिटी के हवाले से बात करें कि नो डाउट इसने जराइम को कंट्रोल करने के हवाले से भी बड़ा अहम और मौसर किरदार जो है वो अदा किया है। और मुझे अच्छे से याद है कि जब फैसल टाउन के एरिया में एक ब्लास्ट हुआ था तो फिर वो देखा ये गया था कि ये गाड़ी आई कहाँ से, ठोकर से वो गाड़ी आई, ब्लैक कलर की गाड़ी थी। दुर्रे ने आपको भी याद होगा, तो वो बाकायदा वो कैमरे से फिर नजर आया कि वो पुलिस ने बाकायदा जो पुलिस एहलकार था उसने उसकी डिक्की भी चेक की, और वो प्रॉपर तरीके से शायद नहीं कर पाया, और वो गाड़ी जो है वो इस तरह आ गई। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो निगरान गवर्नमेंट जो है ऑब्वियसली उसने इसकी ज़रूरत को देखते हुए इसे पंजाब के तमाम शहर, अब तो ये जो नया मरियम साहिबा ने वैसे कहा भी है, बिल्कुल उसे पंजाब के तमाम शहरों में जो है वो लागू करने के लिए एक प्लान जो है वो बनाया, और जाते जाते इसकी अप्रूवल जो है, चूँकि वो कैबिनेट ने देनी थी, निगरान गवर्नमेंट तो इसकी अप्रूवल नहीं दे पाई चूँकि दिन कम थे, लेकिन तमाम प्लान जो है वो कर लिया गया था कि अब बस इसको लागू करना है। तो अब जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो इस प्लान को, इसकी अफादियत को देखते हुए इसकी जो है वो करने जा रही है। तो नो डाउट ये शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि ये पूरे पंजाब में ये प्रोजेक्ट। अच्छा, वैसे यहाँ मैं IG साहब की कारकर्दगी को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी, उन्होंने भी साथ साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया। मोर्शद साहब ने अब अपने भी इस आखिरी जो शुक्रिया अदा किया, लोगों का भी ताउन में, उन्होंने अपनी टीम का बहुत शुक्रिया अदा किया, और कोई वज़ीर आला ऐसा नहीं करता। बिल्कुल, मैंने माजी में किसी वज़ीर आला को इस तरह से करते नहीं देखा कि उन्होंने एंड पे कई दफ़ा शुक्रिया अदा किया अपनी टीम। उसमें ना सिर्फ IG थे बल्कि उसमें कमिश्नर लाहौर भी थे, डिप्टी कमिश्नर थी, मिनिस्टर्स थे सारे उनके साथ, जो कि सिर्फ महज 4, 5, 6 थे। और बहुत लंबी चौड़ी काबीना नहीं थी, और इतने कम वसाइल में, इतने महदूद वसाइल वक्त में इतना परफॉर्म करना नो डाउट की बहुत अच्छी बात है। छोटी टीम के साथ। और IG को तो मैं इसलिए भी बहुत अच्छे मार्क्स दूंगा कि वो और बड़े महाज पे लड़ रहे थे और उसके साथ
मतलब कि एक तरफ वो आपको पता है वो शुरू का दौर जो था जनवरी में जब गवर्नमेंट इन्होंने टेकअप की, तो उसके बाद एक सियासी जमात का तो आपको पता पूरा एक मैदान जंग बना हुआ था। वो उससे भी लड़ रहे थे, फिर और इश्यूज आ रहे थे, फिर एक दफ़ा दहशतगर्दी भी बढ़ना दोबारा शुरू हो गई थी, कुछ क्राइम रेट बढ़ना शुरू हो गया था, बहुत तनकीद होना शुरू हो गई थी, और फिर वार फुटिंग पे जाके उन्होंने इस तरह से सारी चीज़ों पर काबू पाया और आगे चले। बिल्कुल। सो हम इसको मिसाल इस तरह से भी बना सकते हैं कि हर सेगमेंट में जहां बेहतरी आई वहां पर मैक्सिमम आवाम की फलाह के लिए काम हुआ, और जिस भी सेगमेंट में काम किया गया उसके नताइज आवाम तक पहुंचे, उसके समरात आवाम तक पहुंचे, और इसकी आवाम मोतरफ भी है। हम जहाँ कहीं पे भी जाते हैं, आप रोड शो कहीं पे भी करने चले जाएं, लोग मोतरफ हैं कि उनके लिए बहुत ज़बरदस्त निगरान गवर्नमेंट ने काम किया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्पीकर साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, असम्बली का इजलास होने जा रहा है, 16 नाम ज़ेरे गौर हैं काबीना के लिए। कौन कौन सी वजारत किस किस को मिलने वाली है? दुर्रे नायाब। देखिए बहुत ही अच्छे नाम सामने आए हैं। बेगम ज़किया शाहनवाज का बहुत अच्छा नाम बिल्कुल एक्सपीरियंस भी है उनको, मुशावरत का भी वज़ीर आला की मुशीर भी रह चुकी हैं। बिलाल यासीन साहब वज़ीर खुराक रह चुके हैं और उनको भी एक्सपीरियंस है। ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रुश्दी, हाँ, सेहत के मामला देखते हैं, परफेक्ट कम्बिनेशन है। हाँ। और हमेशा से उन्होंने पहले भी परफॉर्म किया है, अब भी परफॉर्म किया है। मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान नए ऐड होंगे, और नहीं, उनके पास भी वजारत रही है, एक्साइज एंड टैक्स पहले रही है ना। हाँ। लेकिन अब वो एक में नए सेटअप में ऐड होंगे और बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। नो डाउट उन्होंने पहले किया, लेकिन उसमें मैं नहीं समझता कि पहले बहुत ज़्यादा वो बहुत कोई अच्छा परफॉर्म कर रहे थे या बेहतर तौर पे कर पाए थे। लेकिन इस बार जब आएंगे तो ज़ाहिर बात है मरीम नवाज साहिबा के साथ काम करना और उनकी पेस के मुताबिक चलना, क्योंकि अभी बहुत वाइब्रेंट लग रही है, तो इन वज़रा को मुश्किल। अच्छा, यानी आपका ये कहना है कि ये तमाम वज़रा अगर शहबाज शरीफ साहब के साथ काम कर रहे हैं तो और एक इम्पैक्ट था, और अगर मरियम साहिबा के साथ बिल्कुल। देखें, आप को मैं ये बता रहा हूँ कि कल मैं देख रहा था कि डीसी साहिबा जो है मंडी गई हुई है और वहाँ पे बोलियाँ लगवा रही हैं। अच्छा। वहाँ पे सब्जियों की और जो रेट निकल रहे हैं वो मॉनिटर कर रही हैं खड़े होके। तो मैं देख रहा था कि चीज़ों में ना फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। कुछ चीज़ें मरीम साहिबा अपने चचा की लेगेसी से भी कैरी कर रही हैं, कुछ चीज़ें वो वालिद साहब के छोड़े हुए जो तर्ज अमल होगा, जिसमें वो बहुत ज़्यादा सोचते थे कि लाहौर शहर को नए तर्ज पे आबाद होना चाहिए, लाहौर शहर के अतराफ़ में आबादियों को मुनज़्ज़म होना चाहिए, और ये रावी की इर्द गिर्द जो आबादियाँ थी ये मियां नवाज शरीफ साहब का एक आइडिया था और चलाया। और फिर लाहौर के जो जनूबी तरफ फैलाव हुआ, जिसमें पाइन एवेन्यू, अड्डा प्लाट और ये नए रास्ते निकले सारे, ये भी इसी गवर्नमेंट जब नून लीग की थी तभी उन्होंने सोचा, तो उस पर भी उनको तवज्जो देनी पड़ेगी। नए रास्तों पे, नए एवेन्यूज़ पे, नई जगहों पे, कुछ नई आबादियों की तरफ, कुछ बढ़ते हुए लाहौर पे काबू पाना बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे। अच्छा, अब ये बड़ी वजारत इंपॉर्टेंट है कि हाउसिंग की किसके पास चलती है, और चेयरमैन LDA, वाइस चेयरमैन LDA ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं। फिर LD की अथॉरिटी के मेम्बरान जो बड़े जिम्मेदार होते हैं वो कौन होंगे। अच्छा, उसमें जो मेरी इतलात है तो पता लग रहा है कि खोखर बरादरी जो है वो ज़्यादा उस पर प्रिवेल करेगी। अच्छा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी। वज़ीर ख़जाना के लिए कोई नाम अगर ज़ेरे गौर है तो देखिए, अगर बात जो है ऑब्वियसली हम ये करना चाहेंगे कि जो काबीना के जो नाम ज़ेरे गौर हैं, ऑब्वियसली अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है ना, उसका ज़्यादा फोकस उन लोगों को आगे लाया जाए जो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, जिन्होंने पहले कर सकते हैं। बिल्कुल, हम बात वही कर रहे हैं कि जो स्पीड निगरान गवर्नमेंट ने बनाई है ना, उस चीज़ को इन्होंने आगे लेकर चलना है। और अगर ये लोग भी आगे लेकर ना चल सके, जो कि अच्छा खासा अपने अपने टाइम में काम कर चुके हैं, तो फिर मेरे ख्याल से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। थैंक यू सो मच आप लोगों के वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आते हैं जी। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। नाज़रीन, हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमने पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाना है, और इसके लिए जहां पर गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश में है और बार बार मुहिम शुरू कर रही है, तो इस मुहिम को कामयाब बनाना हमने है। वो इस तरह से कि पोलियो की टीम्स जब आपके दरवाजे पर आती हैं तो 5 साल तक की उम्र के अपने उन तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं और इन टीमों के साथ ताउन करें। आप यहाँ पर ये बात ज़रूर जान लें कि पोलियो के ये 2 कतरे आपके बच्चों की ज़िंदगी की जामिन है, आपके बच्चों की ज़िंदगी की हिफाजत के जामिन है। 26 फरवरी से पोलियो मुहिम शहर में शुरू की गई है। 7 रोज़ा पोलियो मुहिम जो है 3 मार्च तक जारी रहेगी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मुख्तलिफ अजला में
बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। अब होता ये है कि बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि हम जी बार बार अपने बच्चों को अगर पोलियो के कतरे पिलाएंगे तो हमारे बच्चे बीमार ना हो जाएं, किसी बीमारी में ना मुब्तला हो जाए। सो हम यहाँ पर बारहा अपने बहुत मोहतरम और सीनियर डॉक्टर्स को बुलाकर ये चीज़ वाजे कर चुके हैं कि पोलियो के ये 2 कतरे आपके बच्चों की ज़िंदगी के ज़ामिन हैं। अगर आप ज़िंदगी भर की माजूरी से अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं तो ये 2 कतरे लाजमी यकीनी तौर पर अपने बच्चों को पिलाएं, क्योंकि पोलियो से जो माजूरी हो जाती है उसका कोई इलाज नहीं है, ये नाकाबिले इलाज है और ज़िंदगी भर की माजूरी आपके बच्चे का हिस्सा बन जाती है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ज़िंदगी भर की माजूरी से बचे तो आपको पोलियो के ये 2 कतरे लाजमी तौर पर अपने बच्चों को पिलाने हैं, क्योंकि फैसला आज हम चाहते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते रहें। आपके साथ ये चीज़ तो डिस्कस की जो आपके बच्चों की सेहत की ज़ामिन है, लेकिन दूसरी तरफ वो ख़वातीन जो कि परेशान रहती हैं कि ड्राइविंग टेस्ट अगर बार बार देंगी तो फेल हो जाएंगी और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकेगा, ऐसी ख़वातीन के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस का एक स्पेशल ड्राइविंग स्कूल है जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको ड्राइविंग सिखा रहा है। और वो तमाम चीज़ें जो कि अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो आपको पता होनी ज़रूरी है। सो यहाँ पर आप वो सीख भी सकेंगे और आप ड्राइविंग लाइसेंस लेकर वहाँ से कामयाबी से बाहर आएंगे और रोड पे आप बड़े आराम से जी अपनी गाड़ी या बाइक वगैरह जो भी आप चलाना चाह रहे हैं चला सकते हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट है एक्सा की, आपको दिखाते हैं। लाहौर की ख़वातीन के लिए खुशखबरी, वो ख़वातीन जो घबराती थी कि हम किस तरह से ड्राइविंग सीखें और किस तरह से उसका लाइसेंस हासिल करें, किस तरह से टेस्ट पास करें, इस कश्मकश में जो है लाहौर की ख़वातीन परेशान दिखाई देती थी। अभी भी आप मेरे पीछे आबशार देख रही होंगी और समझ रही होंगे कि ये कोई सियाहती मकाम है, जबकि सियाहती मकाम नहीं है। ये लाहौर में बना हुआ एक आबशार सेंटर है जो ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर तमीर करवाया गया है। यहाँ पर ख़वातीन आकर जो है ड्राइविंग टेस्ट सीखती हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करती हैं और 5-6 मिनट में जो है यहाँ पर ड्राइविंग जो है लाइसेंस भी हासिल किया जाता है। इस तरह से इसके अंदर में जो है इनके फीचर तैयार किए गए हैं, आइए आपको भी साथ दिखाते हैं। ये इसके अंदर का माहौल है, यहाँ पर आपको मेरा कैमरामैन अंजुम दिखा सके तो बिल्कुल एक फैमिली माहौल दिया गया है। यहाँ पर ख़वातीन आती हैं, बैठती हैं, टेस्ट सीखती हैं और LEDs के ज़रिए जो है मुख्तलिफ़ तरीके से इनको प्रोग्राम सिखाए जाते हैं, ट्रैफिक कवानीन सिखाए जाते हैं। यहाँ पर खातून आती हैं, लड़कियाँ आती हैं स्पेशली जो 18+ हैं, आके यहाँ पर ड्राइविंग भी सीखते हैं। मुख्तलिफ़ सिमुलेटर्स पे हैं जो गाड़ियों की तरह तमीर किए गए हैं और यहाँ पर जो है उस तरीके से वो सीखती हैं, सिखाती हैं। हम भी आपको ज़रा सिमुलेटर से बैठ के दिखाते हैं किस तरह से ड्राइविंग के फीचर्स जो है यहाँ पर अवेलेबल किए गए हैं। यहाँ पर मुकम्मल तरीके से जो है एक गाड़ी का ही फीचर बनाया गया है, जिस तरह से यहाँ पर स्टीयरिंग बनाया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर जो है गियर सिस्टम भी है और जो है ब्रेक्स भी दी गई हैं। साथ ही साथ मुख्तलिफ फीचर्स जो गाड़ी में दिए जाते हैं, सामने LEDs लगाई गई हैं जिनकी मदद से जो है सड़क का जो है मुकम्मल फीचर लिया जा सकता है। मज़ीद यहाँ पर इन्हीं फीचर्स को इस्तेमाल करते हुए ख़वातीन की जो कसीर तादाद यहाँ पर देखने में नज़र आ रही है, जहाँ पर जो मुख्तलिफ सिमुलेटर्स में इनको सीख भी रही हैं और यहाँ पर वो मौजूद हैं, उनसे भी जो है जानते हैं। जी मुझे बताइएगा आप यहाँ पर कब से ट्रेनिंग ले रही हैं, कितना कुछ सीखने को मिल रहा है इस सिमुलेटर्स के ज़रिए? मुझे 1 वीक हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे 1 वीक हो गया यहाँ पे और ये हमें इसलिए सिखाया जा रहा है कि जो रोड पे जाने से पहले हमारा खौफ ख़त्म हो जाए। और बाकी यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत हमारे साथ कोऑपरेट करने वाले हैं और सबसे बढ़ के ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है। और जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई है वो ये है कि हम यहाँ पे किसी भी टाइम आके सीख सकते हैं, कि यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, हम किसी भी टाइम आके सीख सकते हैं माशाल्लाह। बाकी सब कुछ बहुत। अच्छा, ख़वातीन को तंग करते हैं ना कि किस तरह से मतलब कि रास्ते में इनसे ड्राइविंग नहीं होती या कहीं जाके चीखना शुरू कर देती हैं, इस तरह से कभी आपके साथ आपको लगता है कि ऐसा होगा सीखने के बाद? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर हम अपने फोकस करेंगे तो मुझे नहीं लगता। और अगर यहाँ पर वो सीखने के बाद काफ़ी खुश भी हैं कि यहाँ पर अगर हम सीख के जाते हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट फील करती हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो है ख़वातीन को सिखाया जाता है। मज़ीद इसमें इंप्रेसिव बात यह है कि यहाँ पर कुछ ही हफ्तों में मज़ीद ख़वातीन की तादाद जो है देखने में नज़र आ रही है। इंचार्ज जो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे जो इनसे जानते हैं कि मुझे बताइएगा इसको बने हुए 2 से 3 हफ्ते भी हुए हैं, कुछ ही देर हुई है, तो इतनी तादाद, इतनी देर में कितनी ख़वातीन का यहाँ पे इंटरेस्ट है, कितना आपको देखने में नज़र आ रहा है और कितना आप महसूस कर रही हैं कि आगे होगा? जी बिल्कुल, इसकी जो फर्स्ट सेशन है उसको स्टार्ट हुए 1 वीक हो गया हुआ है और हमारा जो 1 वीक है वो विदिन 2 डेज़ हम लोगों ने इनरोलमेंट कर ली थी। आप जो अभी जब तो हमारे पास 1 सेशन की इनरोलमेंट हो गई हुई है, अब हमारे पास 2nd सेशन की भी इनरोलमेंट हो चुकी हुई है तकरीबन। मतलब लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है हमें यहाँ पे। तो मुझे ये बताइएगा ख़वातीन जो यहाँ पर आती हैं उनको कितनी देर में तमाम चीज़ें सिखा दी जाती हैं और ये यहाँ पर बिगनर्स के लिए है, कितनी देर तक ख़वातीन मुकम्मल तौर पर सीख लेती हैं? 21 डेज़ का कोर्स है और इंशाल्लाह 21 डेज़ में यहाँ पर एक प्रोफेशनल ड्राइवर बन के निकलेंगे यहाँ से।
ठीक है, बिल्कुल आपने सुना कि यहाँ पर जो 21 डेज़ में जो है मुकम्मल तौर पर यहाँ पर ड्राइवर बन के निकल सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि इसी के साथ यहाँ पर वो लाइसेंस भी ले सकती हैं और बाकायदा यहाँ पर बिगनर्स के लिए सिमुलेटर्स लगाए गए हैं जो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है वो सीखती हैं और साथ ही साथ जो है उनको बाकायदा बाहर जाकर जो है मुकम्मल गाड़ी भी जो है उनको सिखाया जाता है किस तरह से वो ड्राइविंग सीख सकती हैं और किस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर लाहौर की ख़वातीन के लिए खुशखबरी है कि वो आसानी से जो है 5 मिनटों के अंदर सिमुलेटर्स में अपनी तैयारी भी कर सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उनके लिए अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो सीखने के बाद यहाँ पर लाइसेंस भी हासिल कर सकती हैं जो लाहौर की ख़वातीन है। स्पेशली मुझे तो अभी अपॉर्चुनिटी मिल गई, अगर मैं भी यहाँ पर ट्राई करने के लिए ज़रूर आऊँगी। और जो ख़वातीन मुझे इस वक्त देख रही हैं उनसे भी यही है कि अगर वो ड्राइविंग करने की शौकीन है, ड्राइविंग सीखने की शौकीन है, तो यहाँ पर लाजमी आए। चलें जी, आपके लिए तो आसानी है, आप ड्राइविंग के साथ साथ बड़ी अच्छी ज़बरदस्त ट्रेनिंग भी यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा जी, हमने अभी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद आज के मेहमानों से मुलाकात होगी, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं बहुत सारे ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं जो कि एक्चुअली आपको परेशान कर देते हैं। जलने के वाक़यात, आग लग जाना, फिर बहुत सारे लोग तेज़ाब गर्दी का शिकार हो जाते हैं, फिर कोई नाखुशगवार वाक़या ऐसा पेश आ जाए, कहीं पे खुदा न खास्ता बम ब्लास्ट हो गया, उसके नतीजे में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। सो सवाल ये पैदा होता है, क्या पाकिस्तान में वो आला मयार का बर्न यूनिट मौजूद है जो कि फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के साथ साथ महफूज सर्जरी को भी यकीनी बना सके? वो तमाम मशीनरी मौजूद है, वो आला मयार के यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो ये चीज़ें हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं आज के शो में। वाज़ेह रहे, जिन्ना हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट बर्न यूनिट बनाया गया। ये बर्न यूनिट किन किन खुसूसियात का हामिल है? इस बर्न यूनिट में जो टीम काम कर रही है, कौन सी टीम है, किन किन खुसूसियात की हामिल ये टीम है? और वो हम एक्चुअली अक्सर परेशान होते हैं और ये सोचते हैं कि जी अगर इतना सीवियर केस है तो बाहर के मुल्क में ज़्यादा इलाज होगा, मशीनरी अच्छी होगी, डॉक्टर्स। ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में हमारे पास वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जिनको हम बैनुल-अक़वामी सतह की सहूलियात कहते हैं। सो उसी पे आज बात करने के लिए हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद है, मैं तारुफ कराना चाहूँगी। कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन है जी डॉक्टर बरी ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैंने बात की कि हम बड़ा कंसर्न होते हैं कि जी अच्छा जले का इलाज वैसे ही बहुत सेंसिटिव होता है, खुदा ना खास्ता अगर सिर्फ चाय गिर जाए ना तो वो बाजू को जिस तरह झुलस जाता है, वो सूरत हाल हमने देखी है। सो जिन्ना हॉस्पिटल का बर्न यूनिट, सबसे पहले बता दें किन किन खुसूसियात का हामिल है? प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली और बर्न्स, दो उसके कंपोनेंट्स हैं। जो बर्न्स हैं उसमें फर्दर अडल्ट बर्न्स हैं, जैसे कि जो नॉर्मली हमारे जो अडल्ट्स हैं उनको भी इंटरटेन करते हैं वो, और बच्चों को भी इंटरटेन करते हैं अब से ना। और जो प्लास्टिक सर्जरी का कंपोनेंट है उसमें आपके सारे जो है ना पोस्ट बर्न स्क्वेलास, जो कि बहुत लंबे अरसे के बाद बर्न होने के बाद जो स्कार्स हैं और उनके कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं, बाजू आपस में जुड़ जाते हैं या टांगें जुड़ जाती हैं, उनको ठीक करने के लिए वो है। उसके अलावा जो है प्लास्टिक सर्जरी के अंडर आता है जो कि अगर हेड एंड नेक के कैंसर्स हैं और लिम्ब इंजरीज़ हैं, जो बाजू कट जाते हैं या पैर कट जाते हैं, और इसके अलावा जो आपकी स्किन के जितने भी डिजीज़ हैं उसके बाद जो सर्जरी। अल्लाह ताला रहम करे, जितनी चीज़ें आपने बताई हैं बहुत सेंसिटिव है और मेरे ख्याल से बहुत एहतियात से ये करने वाली तमाम सर्जरीज़ हैं। सो पाकिस्तान में क्या हमारे पास माहिर टीम और वो तमाम बैनुल-अक़वामी सतह की मशीनरी मौजूद है? जी जी, जो बर्न सेंटर है ये जिन्ना बर्न सेंटर, इसमें जो माइक्रोस्कोप्स हैं और बाकी जितना भी इक्विपमेंट है, इवन ड्रेसिंग्स भी, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हैं। इवन जब ये अहमदपुर वाला वाक़या हुआ था, इसमें एलोग्राफ्ट जो स्किन होती है आपकी, जो कि आपको जो सीवियर बर्न के केसेस में जब लोग ज़्यादा उनका एरिया बर्न हो जाता है तो आपको टेम्प्रेरी ड्रेसिंग के लिए दूसरी जो है वो जैसे कि ट्रांसप्लांट टाइप स्किन होती है वो चाहिए होती है, तो वो भी हमारे पास थी और हमने वो यूज़ की, और जो लोग उससे फ़ायदा मंद हो सके उस वक्त उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड की। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दीजिएगा कि मैं तो खुद पर्सनली विज़िट कर चुकी हूँ, किस तरह से ट्रीट किया जाता है जो बर्न के आपके पास केसेस आते हैं, किस किस लेवल के केसेस अब तक रिपोर्ट हुए और उनको ट्रीट किस तरह से किया गया? इस तरह से है कि बर्न सेंटर की जो एडमिशन है उसका क्राइटेरिया होता है, उसमें क्राइटेरिया में जो लोग आते हैं उसमें मेनली मैं आपको
इम्पोर्टेंटली बता देती हूँ कि 15 क्योंकि अगर कोई जले की हालत में आता है उसमें हम अगर क्राइटेरिया देखना शुरू कर दें तो मरीज बेचारा तो नहीं, वो इसमें मैं आपको बताती हूँ। एक तो होती है इनिशियल आपकी रिससिटेशन एरियाज होते हैं, ठीक है। जो रिससिटेशन एरियाज होते हैं उसमें ये होता है कि जो भी बर्न पेशेंट आए, इवन स्मॉल पैच भी क्यों ना हो, कोई बिल्कुल ही हल्का सा ऑयल गिरने से क्यों ना हो जाए बर्न, उसको भी इंटरटेन किया जाता है, ठीक है। उसकी इनिशियल फर्स्ट एड करके, मैनेजमेंट करके, के इमरजेंसीज में देखते हैं कि फौरी तौर पर अगर कोई खुदा ना खास्ता किचन में काम करते हुए झुलस गया या करंट लगने से झुलस गया, उसको फौरी तौर पर ट्रीट तो किया जाता है उसको, ठीक है। इवन बच्चे भी आते हैं, ठीक है, जिनका एरिया थोड़ा होता है, वो घर जा सकते हैं, मोबाइल हो सकते हैं, घर पे पट्टी चेंज करवा सकते हैं, आउटडोर बेसिस पर आ सकते हैं, उनको एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं और उनको ज़रूरत भी नहीं होती एडमिट करने की। उनको आईवी मेडिकेशंस नहीं चाहिए हैं, उनको फ्लूइड्स उस तरह से नहीं चाहिए हैं, चीज़ें नहीं चाहिए हैं, ठीक है, तो उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन आउटडोर्स डेली बेसिस पर होते हैं, तो वो आकर दिखा सकते हैं। उस आउटडोर्स के अंदर 3 ड्रेसिंग रूम हैं, वहाँ पर वो पट्टी चेंज करवा सकते हैं, ठीक है, उसकी फैसिलिटी पूरी है। और जो एडमिशन्स होते हैं उनमें होता है कि 50% से ज़्यादा जो बर्न है, हेड एंड नेक का कोई बर्न है, फेस बर्न्स हैं, लंग्स जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, मेनली जो बंद जगह होती हैं उनमें, इलेक्ट्रिक बर्न्स हैं, केमिकल बर्न्स हैं, ठीक है, इस तरह के लोगों को एडमिट करते हैं क्योंकि वहाँ पे आईसीयू है, आईसीयू में 10 बेडेड है, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली आप ज़्यादा लोगों को उस वक्त नहीं इंटरटेन कर सकते ना। जो क्रिटिकल केयर वाले होते हैं उनको वहाँ पर करते हैं, बाकियों को जो है वार्ड में एडमिट करते हैं। तो इनिशियली ये होता है कि इसके 2 फेजेज़ होते हैं आपकी बर्न की मैनेजमेंट के। इनिशियल फेज़ होता है आपका जो रिससिटेशन का फेज़ होता है, उसमें एक जो है ना फार्मूला, जिस पार्कलैंड फार्मूला के थ्रू जो है ना उनको फ्लूइड दिया जाता है, ठीक है, उनके वाइटल मेंटेनेंस होती है, उनके जो बाकी आईवी लाइन की मेंटेनेंस है, जो बाकी अगर उनको कोई और इंजरीज़ हैं तो वो जना हॉस्पिटल के कंसल्टेंट हैं वो उनको देख लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली उनकी मैनेजमेंट हो जाती है। जैसे ही 48 to 72 आवर्स गुजरते हैं तो वो मेंटेनेंस पर आ जाते हैं, ठीक है। उसमें अगर किसी की सर्जरी होनी है इमीडिएटली तो उसकी वो होती है प्लान। डेली ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं बर्न के और डेली ही लोगों की हो रही होती हैं, उसमें डिफरेंट हर किसी की रिक्वायरमेंट होती है। यानी आपके पास एक माहिर टीम भी मौजूद जी, वो हमारे पास टीम्स हैं बेसिकली इसकी जो है ना बैजेस की फॉर्म में होती हैं, जो कि डेली बेसिस पर अलग अलग बैजेस होते हैं जो कि एंटरटेन करते हैं पेशेंट्स को। और कितना सेंसिटिव है ये काम अगर हम बाकी ऑपरेशंस या बाकी सर्जरीज को लेके, क्योंकि पूरी स्किन आपकी झुलस चुकी होती है, फिर उसको दोबारा से उसी हालत में लेकर आना मेरे ख्याल से एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। येस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि सर्जरी बाकी जितनी भी है ना और फील्ड्स हैं जैसे कि कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी है, यूरोलॉजी है, ठीक हो गया, और उसमें यह है कि आपने एक ही दफ़ा सर्जरी करनी है पेशेंट की और उसको मसला या तो ठीक हो जाएगा या पार्शली ठीक हो जाएगा। प्लास्टिक सर्जरी का ये है मेनली बर्न्स का कि आपकी एक दफ़ा सर्जरी नहीं चाहिए होती। पहली बात लोगों के माइंड में ये बात होती है, देखें जी सर्जरी होगी ठीक हो गया सब कुछ, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि आपको इनिशियली डेड टिश्यू को रिमूव करना होता है, ठीक है, फिर उस पर न्यू स्किन लगानी होती है या ड्रेसिंग्स करनी होती हैं, और फिर क्या होता है कि जब आपकी वो हीलिंग हो जाती है फिर भी प्रॉब्लम्स रहते हैं लोगों को क्योंकि बर्न की जो ट्रीटमेंट है वो प्रोलॉन्ग है, ठीक, तो उनको आपने टाइमली मैनेज करना होता है। जैसे कि अगर नेक का किसी का है और वो बाद में चिपक जाती है आपस में नेक एंड जो है ये आपका चेस्ट, तो उसको फौरी तौर पे आपको सेपरेट करना पड़ता है। बाजू हैं, टांगें इस तरह से जुड़ जाती हैं क्योंकि जैसे ही वो हील अप होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है टिश्यू, तो उसको सेपरेट करना होता है ताकि आप अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि एक ही दफ़ा इलाज हो जाएगा, वो बर्न्स में नहीं है। क्या तेज़ाब गर्दी के शिकार ख़वातीन जो होती हैं उनका भी इलाज बर्न यूनिट में किया जाता है? उसका बल्कि एसोसिएशंस भी हैं, उसके लिए एनजीओज़ भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट, और जो उसमें ऑब्वियसली मेडिको लीगल केसेस होते हैं, ये ज़्यादातर जो होते हैं ये तेज़ाब वाले जो होते हैं, और इनके कोई ना कोई बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही होती हैं, उसको भी इंटरटेन करते हैं और इनको फुल प्रोटोकॉल से जो है रखते भी हैं उस वक्त तक जब तक कि ये बिल्कुल हील अप ना हो जाए, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ जलते हैं, साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब होते हैं, तो हमें उन चीज़ों को भी साथ लेकर चलना होगा। कॉस्मेटिक सर्जरी की सहूलत भी क्या मौजूद है इस? जी, बर्न सेंटर में कॉस्मेटिक सर्जरी रिलेटेड टू द प्लास्टिक सर्जरी कंपोनेंट, ठीक है, जैसे कि आप वेट लॉस के बाद लोगों की ब्रेस्ट, बॉडी, बाजू लटक जाती है स्किन, तो उसको ठीक करने के लिए वो वाला कॉस्मेटिक का सेक्शन है, ठीक है,
उसके अलावा जब ब्रेस्ट कैंसर होता है पेशेंट्स को और उनकी ब्रेस्ट रिमूव हो जाती है तो ब्रेस्ट को जो है नया बनाने के लिए होता है ताकि पेशेंट अपना साइकोलॉजिकली बेहतर महसूस करे। और इसके अलावा बाकी जैसे फेस लिफ्ट है और हेयर ट्रांसप्लांट की वर्कशॉप्स होती हैं, ठीक है, वो इतना फ्रिक्वेंटली नहीं होती हैं चीज़ें ऑब्वियसली, क्योंकि बर्न का बर्डन बहुत है और जो है ये प्लास्टिक सर्जरी कैंसर का बर्डन बहुत है, तो आप लोगों को फंक्शनली इम्प्रूव करने के लिए अपने रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। इन द एंड में आपसे पूछना चाहूँगी कि खुदा ना खास्ता अगर घर में कोई छोटे छोटे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं बर्न के, तो आपकी वो जो इब्तिदाई तिबी इमदाद है वो किस नौइयत की होनी चाहिए और वो कितनी डिपेंड करती है, क्योंकि वहीं से हम अक्सर केसेस को बहुत बिगाड़ देते हैं ना। जी जी, अच्छा, उसमें ये होता है कि जैसे ही आपका बर्न हो, देखें आपका बर्न ज़्यादातर जो घरों वाला बर्न है वो होता है फ्लेम बर्न होता है, या आपका जो है ना ये उबले हुए पानी से हो गया, चाय गिर गई, वो कुकर फट गया, ठीक है, तो इन चीज़ों से होता है बर्न ज़्यादातर जो घर में होता है। तो उसमें आपने फर्स्ट एड में ये करना कि सबसे पहले जो भी और चीज़ है, जैसे कि अगर कहीं आग लग गई है उसको रिमूव करना है, उस जगह से बाहर निकलना है। अगर आपका कोई सालन या उबली हुई कोई चीज़ है तो वो कपड़ा रिमूव करना है, बॉडी में से कपड़ा रिमूव करना है, ठीक है, क्योंकि जितनी देर वो कपड़ा आपकी बॉडी के साथ रहेगा वो चिपक जाएगा, बर्न को डीप कर देगा, गर्माइश रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना है, पेशेंट को सेव करना है और उसका जो बर्न एरिया उसको वॉश करना है। एटलीस्ट आपने 10 मिनट्स उसको पानी से वॉश करना, अच्छा, ठीक है, ताकि उसकी डेप्थ कम हो जाए, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप ऑब्वियसली देख लेते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्न है या कम बर्न है, तो अगर ज़्यादा आपको लग रहा है कि पेशेंट बर्न है और सीवियर सिचुएशन है तो आप रेस्क्यू 1122 को कॉल करें, वो इमीडिएटली आ जाते हैं। आप उसको बर्न जो है सेंटर्स जो आपके नियर बाय उस पर शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं है किसी बड़े शहर में तो आप जो है वो THQ DHQs जो हैं वहाँ पर उनको शिफ्ट कर सकते हैं। वहाँ पर इनिशियल मैनेजमेंट में यही होता है कि आपकी फ्लूइड्स जो हैं बॉडी से इमीडिएटली फ्लूइड लॉस हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो खुलती है स्किन तो वहाँ से पानी जो है आपकी बॉडी का ज़ाया होना शुरू हो जाता है। तो पहले तो उसको फुलफिल करना होता है। फिर नंबर स्टेप 2 जो है उसमें ये होता है कि आपकी ड्रेसिंग इंपॉर्टेंट है, कि आपका जो ज़ख़म है उस पर कोई इन्फेक्शन ना हो और वो बंद आप उसको करें। उसके लिए यही होता है कि आप उसको वॉश करें अच्छी तरह से, एंटीबायोटिक जो भी कोई आपके पास अवेलेबल है वो अप्लाई करें, गॉजेस प्लेस करें, उसको आप क्लोज़ करें, ठीक है, उस वुंड को। बाकी जो है ट्रीटमेंट वो ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स ही करते हैं, ज़ाहिर बात, ये तो इनिशियल होगी ना आपकी जो बेसिक मैनेजमेंट है। बाकी अगर केमिकल बर्न्स हैं आपको, वो कोई केमिकल इस तरह का है जैसे बैटरीज के केमिकल्स होते हैं, कुछ लोगों ने काम को ऐसे कर रहे होते हैं कि जैसे कोई उनकी और चीज़ों से बर्न हो जाता है, तो आपने इस केमिकल को रिमूव करना। सही, अगर कहीं फैक्ट्री में आप हैं तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना है इब्तदाई तौर पर, क्योंकि हम अक्सर वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद की सूरत में ही अपने ज़ख़म को इस कदर ख़राब कर देते हैं कि उसका हीलिंग प्रोसेस फिर लंबा हो जाता है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एहतियात आप लोगों ने करनी है, और खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा वाक़या हो भी जाता है तो पाकिस्तान में वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट बर्न यूनिट जिना हॉस्पिटल में मौजूद है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िम, ब्रेक के बाद हम ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल जहाँ पे बढ़ रहा है, वहीं पर बहुत सारी जिद्दत इसमें आ रही है और वो जिद्दत हमारे लिए आसानी पैदा कर रही है। अच्छा जी, अब इस जिद्दत से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? वो कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिसने हमारा काम जो है वो बहुत कम कर दिया है। मतलब आप कम वक्त में इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकते हैं, घर बैठे बहुत सारे काम सर अंजाम दे सकते हैं। पॉसिबल किस तरह से है? वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट जहांज़ेब गोंदल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांज़ेब साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर। ब्रीफली अगर हम देखें तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, किसी ना किसी सूरत में। कोई अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है, कुछ लोग एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अब हमारे अपने मीडिया चैनल्स में देखें तो हम भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो सोशल मीडिया एक लाज़िम मलज़ूम हिस्सा तो हो गया, अब इसमें जिद्दत की दौड़ को पकड़ना भी बहुत ज़रूरी है। सो वो कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल मैम, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, और पहले भी बात हो रही है लेकिन थोड़ी और ऑथेंटिसिटी के साथ, थोड़ी और कन्विक्शन के साथ और थोड़ी और ऑथेंटिसिटी के साथ। एक तो सबसे पहले हमें सोशल मीडिया, हम जो कह रहे हैं आजकल बहुत ज़बान ज़दाम है कि सोशल मीडिया इज़ अ कर्स। पहले तो हमें सोशल मीडिया पे ये लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया एक ब्लेसिंग है, सोशल मीडिया एक टूल है, सोशल मीडिया एक इनोवेशन है।
जो हमारी सोसाइटी में आ चुकी है और हमारी ज़िंदगियों में आ चुकी है, और हम इस चीज़ को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें हम उतनी जल्दी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात मैं ये कहते सुनता हूँ कि सेल फ़ोन का क्या कर रहे हो, सेल फ़ोन कर्स है, सोशल मीडिया का क्या कर रहे हो। ये अब एक प्रोफेशन और करियर्स बन चुके हैं, और अगर इसका कहीं सही इस्तेमाल नहीं हो रहा तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया यूज़र की बजाय हमें पेरेंट्स और सोसाइटी को मोरद इल्ज़ाम ठहराना चाहिए कि अगर कहीं भी सही इस्तेमाल नहीं हो रहा होता तो वो सोसाइटी का कसूर होता है। जैसे बच्चे कहते हैं, वालिदैन कहते हैं कि बच्चों को किताबें पढ़ें आप, अगर वो किताबें खुद पढ़ना शुरू कर दें तो बच्चे ऑटोमेटिकली वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह सोशल मीडिया, अगर आप उनका प्रोडक्टिव यूज़ चाहते हैं तो आप उनके सामने प्रोडक्टिव यूज़ करें। और अब सोशल मीडिया, मतलब मीडिया तो हमारा माशाल्लाह पहले ही बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा टूल हो चुका है। आप अभी 1-2 दिन पहले आपने ये इच्छा में एक वाकया देखा, उसका जो इम्पैक्ट आया वो सोशल मीडिया के थ्रू आया। सोशल मीडिया के थ्रू वहाँ टीम्स गई, वहाँ पता चला उस इंटेंसिटी का। तो सोशल मीडिया सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, सोशल मीडिया बेसिकली एजुकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन भी है, एजुकेशन भी है, और आवाम में शऊर बेदार करने का तरीका भी है, और आसानी भी। अब जब हम आसानी पैदा करने की बात कर रहे हैं, सो जिद्दत में वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए आसानी लेके आ सकती हैं? हाँ बिल्कुल। सबसे तो पहले हम AI टूल्स की बात करते हैं, उसको भी हमने एक लेबल लगा दिया कि AI टूल्स की वजह से बहुत सी जॉब्स चली जाएंगी। हमें पहले ये देखने की ज़रूरत है कि अगर AI टूल किसने बनाया, इंसान ने बनाया, तो AI इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता। AI कुछ स्किल्स को रिप्लेस जरूर कर सकता है, मेरी और आपकी जगह बैठ जरूर सकता है, कुछ क्वेश्चंस जरूर कर सकता है, लेकिन उसे मैंने और आपने ही ऑपरेट करना है, तो वो आपको रिप्लेस नहीं कर रहा। एक तो हमें ये देखने की जरूरत है कि सिर्फ रिप्लेस वही लोग होंगे जो अपने स्किल्स को अपडेट नहीं करेंगे। अगर आप अपने स्किल्स को अपडेट करेंगे तो आप रिप्लेस नहीं होंगे। बहुत सी जॉब्स गई हैं तो बहुत सी जॉब्स आई हैं। हम फेसबुक किस लिए यूज़ करते हैं? जस्ट फ्रेंड से इन टच रहने के लिए, लेकिन फेसबुक बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है, फेसबुक अर्निंग के लिए यूज़ हो रहा है, फेसबुक ब्रांड के लिए यूज़ हो रहा है। अगर आप ब्रांड खुद नहीं है तो आप अपने आप को एक ब्रांड बना के पेश कर सकते हैं और आप उससे अर्न कर सकते हैं। इट्स टोटली अबाउट योर मेंटेलिटी। यूट्यूब को देखें, कभी किसी ने सोचा था कि व्यू पे आपको पैसे मिलेंगे? बिल्कुल। हाँ, तो अब आप यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को यूज़ कैसे कर रहे हो। लिंक्डइन को देखें, इससे पहले हम CVs वगैरह देते थे डिफरेंट ऑफिस में। एक लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि लोग आपको खुद कनेक्ट कर लेते हैं। हम लर्निंग की बात करते हैं, हमें पहले यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता था, अब यूडेमी के थ्रू आप ऑनलाइन कोर्स पिक कर रहे हैं। इवन आप खाली कोर्स पिक नहीं कर रहे हैं, आप में थोड़ी सी आप में इतने स्किल्स हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, आप एक अपना कोर्स बना के वहाँ अपलोड कर रहे हो और आपको उसके थ्रू अर्निंग हो रही है। इसके अलावा फ्रीलांसिंग, हम पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग में हम 4थे नंबर पर हैं। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। बिल्कुल आपने और उसमें मैम स्किल्स क्या चाहिए होंगे? कंटेंट राइटिंग आपको चाहिए होती है, डिजाइनिंग चाहिए होती है, आप कुछ अच्छा लिख सकते हैं, आप वॉइस ओवर कर सकते हैं। ऐसे स्किल्स जिनको आज से पहले हम इतना सॉफ्ट स्किल्स कहते थे, जिन पे आजकल सारी दुनिया बात कर रही है लेकिन हम बात नहीं कर रहे। बहुत अच्छी बात है, सोशल मीडिया स्किल्स होने चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने चाहिए। क्या आप इनफ पैसे कमा सकते हैं सोशल मीडिया स्किल्स के थ्रू घर बैठ के कि आप अपना अच्छा गुजर बसर कर लें? इनफ से बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं और आपकी अर्निंग उसमें डॉलर्स में होती है, क्योंकि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो इंटरनेशनल मार्केट है, रुपी में आप नहीं कमा रहे। और दूसरा मैं कल देख रहा था कि अब हमारे मुल्क में इनोवेशन आ रही है। कल बड़ा अच्छा ऐलान किया कि अब हमें टैबलेट्स वगैरह मिलेंगे और लैपटॉप्स मिलेंगे, लेकिन उसके साथ वाईफाई की सहूलत दी जाएगी। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहूँगा, हमें इनके स्किल्स पे भी अब फोकस करना है। हमारे पास टूल्स आ चुके हैं, इन्होंने इसे अर्निंग की तरफ कैसे लेके जाना है, वो एक छोटा सा एक कुलिया होता है कि आप जैसे घर में एक बच्चा होता है तो आप कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल है, ये थोड़ा कम रिस्पॉन्सिबल है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो स्किल सिखाने, और वो ऐसे स्किल्स हैं लाइक आप अगर डिज़ाइनिंग का कोर्स सीखें, वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकती है, उसमें 15-20 दिन लगते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स है, उस पर 10 से 15 दिन लगते हैं, और आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कम्पीट कर सकते हैं इन स्किल्स के साथ जिनके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है? पढ़ा लिखा मतलब मास्टर्स डिग्री के लिए ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपकी जो टेक्निकल एजुकेशन है वो साइड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एजुकेशन के साथ साथ भी ये जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहते हैं कि यार हम मतलब जैसे बाहर में हम जाते थे तो स्टूडेंट 16 के बाद 18 के बाद अपना अर्न करना शुरू कर देते। हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे ट्रेंड्स नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया और ये जो डिजिटल मीडिया है इसके थ्रू आप ये चीज़ें
कर सकते हैं और बड़ी इजीली और बड़ी आसानी से कर सकते हैं और करियर अच्छा, इसके कहा जाता है कुछ टेक्निक समझने की जरूरत होती है, आपको टाइमिंग देखनी है, अपनी टारगेट ऑडियंस देखनी है, किस टाइम पे इन्वॉल्व है, वो कुछ टेक्निक्स हमें समझा जी बिल्कुल। अच्छा, हमें लगता है कि हमने खाली पोस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। जैसे आपके हर काम के पीछे एक मकसद होता है ना, तो इसके पीछे भी 4-5 स्टेप्स है। सबसे पहले अगर आप कुछ पोस्ट करने लगे हैं तो आपका उस पोस्टिंग का मकसद होगा, ये किस लिए है, ये मैंने किसी को दिखानी है, इसकी कितनी रीच होनी चाहिए। उसके बाद उसका दूसरा स्टेप होता है कि इसकी टारगेट ऑडियंस कैसे कौन होगी, मैंने किसको दिखाना है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है कि अच्छा इसे किस टाइम पोस्ट करना है। नॉर्मली वो हर इंसान का आपका जो एनालिटिकल है ना पेज, उसमें नज़र आ जाता है, लेकिन अगर मैं एक मोटी सी बात बताऊं तो क्या कहा जाता है कि वेडनेसडे इज़ एन आइडियल टाइम टू पोस्ट, ठीक है। वेडनेसडे 12 से लेके 2 बजे दिन का, वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आती है। और चौथी चीज़ जो उसमें मैटर करती है, बहुत ज़्यादा कंटेंट मैटर नहीं करता, आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। कि अगर आप वीक में 2 दफ़ा कर रहे हो या 3 दफ़ा कर रहे हो, उस कंसिस्टेंसी को आप बरकरार रखें। और उसके बाद एक और आपको बड़ा मिल जाता है कि आप किस तरह की टारगेट ऑडियंस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की करने जा रहे हो, स्पोर्ट्स की करने जा रहे हो, हाउसवाइफ जा रहे हो। तो ये सोशल मीडिया ने बहुत आसान बना दिया है। और इसके बाद जब आप पोस्ट कर लेते हैं तो आप उसके रिजल्ट्स भी देख सकते हैं कि मेरी किस पोस्ट पे कितने ज़्यादा लाइक्स हैं। उसके अकॉर्डिंग उसको आप अपना जॉनरा, अपनी निश बना लेते हैं। तो ये पूरा उसके पीछे है, कुछ स्टेप्स हैं और हमें ये फॉलो करने चाहिए। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले? मैसेज में यही देना चाहूँगा कि हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है, हमारी खुशियाँ, गम, मोहब्बत, नफरत, तो काइंडली ज़रा दिल को डिजिटल मत होने दें। तो अगर दिल को डिजिटल नहीं होने देंगे तो आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान हो जाएगा। और सोशल मीडिया एक ब्लेसिंग है, उसे इफ़ेक्टिवली यूज़ करें। अगर आप उसे कर्ज कह रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपको उसके इफ़ेक्टिव यूज़ का नहीं पता। हाँ, अगर इफ़ेक्टिवली यूज़ करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा और मेरे ख्याल से आप उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने के साथ साथ दूसरों को डिलीवर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे आज का मौसम टुडेज वेदर में। अच्छा जी, हमने चलना है जी अक्सा की तरफ। सो हमें कोमल की तरफ चल रहे हैं जी। कोमल हमें मौसम की सूरत हाल बता रही हैं जी। कोमल, बताइएगा। मौसम बहार की आमद है। लाहौर शहर में ठंडी हवाओं का सिलसिला भी बरकरार है, फ़िज़ा में खुनकी भी बरकरार है। और इसी के साथ साथ जो है वो अगर हम बात करें सर्दी के हवाले से, तो सूरज जूं ही जो है वो अपनी किरणें बिखेरता है तो सर्दी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी आती है। मौसम खुशगवार महसूस होता है। कल जैसे कि शहर लाहौर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहा। शाम के औकात में सूरज ने हल्की फुल्की किरणें बिखेरी, जबकि आज तो दिन में ही सूरज ने जो है वो तारे दिखा दिए। तारे दिखाने का मतलब ये है कि इस वक्त जो है वो सूरज किरणें मुकम्मल तरीके से बिखेर रहा है और खूबसूरत किरणों का एहसास जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ही हो रहा है। और इसी के साथ साथ बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से, तो मौजूदा टेम्परेचर जो है वो इस वक्त 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिशों से मुतल्लिक़ फिलहाल कोई भी इम्कान ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। आज मौसम जो है वो खुश्क रहेगा। दोपहर के औकात में टेम्परेचर में थोड़ा सा इजाफा देखा जाएगा। वहीं अगर हम बात करें लाहौर में सर्दी की शिद्दत के हवाले से, तो सूरज दोपहर में जब किरणें मज़ीद तेज़ करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर में भी जो है वो इजाफा रिकॉर्ड करने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी कमी महसूस की जाएगी। वहीं दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो AQI की मजमूई शरह जो है वो इस वक्त 171 रिकॉर्ड की जा रही है। और जो लाहौर पर फ़िज़ाई आलूदगी के वार हैं वो लाहौरियों को बहुत बुरे तरीके से जो है वो उनकी सेहत पर मनफी असरात का सबब बन रहे हैं। तो लाहौरियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है। मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाए, गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो इस्तेमाल करें। इस हवाले से भी जो है वो माहिरीन शहरियों को हिदायत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो आपने कोमल की बात सुनी, किस तरह से लाहौरियों को उन्होंने कहा है जी मास्क का इस्तेमाल करें, ज़रूरी है क्योंकि बाहर डस्ट की सूरत हाल भी है, कुछ स्मॉग की शिकायत भी सम टाइम होती है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, माल का हाल। सो करेंसी रेट क्या है, उतार चढ़ाव यहाँ पर भी देखा जाता है, लेकिन ये बहुत इम्पैक्ट करता है जी अगर जो लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सो हम आपको दिखा देते हैं आज की रेट लिस्ट।
सो नाज़रीन, ये था जी माल का हाल। हमने अब आपसे इजाज़त लेनी है, लेकिन आपका जो फेवरेट सेगमेंट है जिसमें हम आपकी बर्थडेज विश करते हैं, उसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर प्लीज़ दिखा दें। इस नंबर पर आप हमें अपनी पिक्चर्स भेजें और आप भी प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। नाम ज़रूर आपने साथ मेंशन करना है ताकि हम आपके पिक्चर के साथ नाम भी ऐड कर सकें। इसके अलावा आप सजेशंस हम तक ज़रूर पहुँचाएँ कि आप क्या क्या शो में देखना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी सेम टाइम पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।